हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आपको पता होगा कि एचपी में पीजीटी इकोनॉमिक्स की 17 पोस्टें आई हैं, तो आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दें। 11 नवंबर को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 11 नवंबर नहीं, सॉरी 13 नवंबर को होगी शायद लास्ट डेट। तो आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दें। और देखिए, अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि हम एक एक यूनिट को डिटेल में डिस्कस करें। तो आप हमारे चैनल से अगर जुड़ेंगे तो हम अपने चैनल में क्वेश्चन पेपर से तैयारी करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पेपर से हम टॉपिक के ऊपर जाएंगे। इस तरह से आप अगर जल्दी से और आसानी से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जो ये आज का क्वेश्चन पेपर है, ये है यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर। इस तरह से अदर स्टेट्स के भी और एचपी के भी हम पीजीटी के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू। तो इंडिफरेंस कर्व किससे रिलेटेड है? कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज या ओनली वन कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व। ये है एक्स कमोडिटी और ये है वाई कमोडिटी और ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए इतना हम वाई ले रहे हैं, इतना हम एक्स ले रहे हैं। फिर जैसे जैसे हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे हमें वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल कम्बिनेशन है एक्स और वाई कमोडिटी के, जो कंज्यूमर को क्या देते हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। क्योंकि इसकी अजम्पशन में या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व से हमें इक्वल सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। चाहे आप कोई भी कम्बिनेशन ले लो, चाहे ये ले लो ए बी सी डी, मान लो 4 कम्बिनेशन है, कोई भी कम्बिनेशन खरीदेंगे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी तरह से अगर इंडिफरेंस कर्व आगे मूव करता है तो ये हायर सेटिस्फैक्शन को दिखाता है और पीछे आता है तो ये कम सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अगर कम का करते हैं तो आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसी तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए आप ये वाला कम्बिनेशन ले रहे हैं, ये इंडिफरेंस कर्व। अब मान लो आप आगे नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पर, इस इंडिफरेंस कर्व पर मान लेते हैं एक्स कमोडिटी, तो आप x1 ले रहे हैं, यहाँ y1 ले रहे थे y को। अब क्या हो गया, x कमोडिटी तो आप x ले रहे हैं मगर y कमोडिटी आपकी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस तरह से ये हमें कम सेटिस्फैक्शन देगा क्योंकि हम यहाँ पर y का कम कंजम्पशन कर रहे हैं। तो इस तरह से अब हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डी ऑप्शन में हमारे पास दिया है ओनली वन कम्बिनेशन। ये तो गया, वन कम्बिनेशन नहीं है, मल्टीपल कम्बिनेशन हमने देखे ए बी सी डी 4 कम्बिनेशन थे 2 कमोडिटीज़ के। अब ऊपर वाला ऑप्शन क्या है, कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज़। ये भी गलत है, मल्टीपल कमोडिटीज़ नहीं है, ओनली 2 एक्स और वाई 2 कमोडिटीज़ के कम्बिनेशन। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। अब इसका जो सही आंसर है वो है ऑर्डिनल अप्रोच। इससे पहले हम कार्डिनल अप्रोच को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कार्डिनल अप्रोच में इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं कि हम यूटिलिटी को, अब यूटिलिटी क्या होता है, देखिए आपके पास अगर आपको भूख लगी है, आप रोटी खा रहे हैं, आपने 1 रोटी खाई, आपकी भूख थोड़ी सी मिटी, 2 खाई थोड़ी सी मिटी, फिर 3 खाई, फिर आपका पूरा पेट भर गया, फिर आप क्या बोलेंगे, मैं तो सेटिस्फाई हो गया खाना खा के, मेरी भूख खत्म हो गई। तो इसी सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है, यूटिलिटी, उपयोगिता, यूटिलिटी। तो यही है देखिए, और यूटिलिटी को मेज़र करने के ही ये अप्रोच हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं कि हम यूटिलिटी को जो है कार्डिनल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। और कार्डिनल नंबर्स को भी फिशर ने क्या नाम दिया है इसके मेजरमेंट का, यूटिल। ये भी पेपर में आ सकता है, यूटिल। जैसे 1 सेब खाया, मेरे को 1 यूटिल्स मिला, 2 खाया 2 यूटिल्स। इस तरह से कार्डिनल नंबर में मेज़र कर सकते हैं। मगर जब ऑर्डिनल की बात आती है तो इसमें इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि हम यूटिलिटी को नंबर में मेज़र नहीं कर सकते हैं कि हमको 1 खा के 1 यूटिलिटी मिली, 2 खा के 2 मिली। हम इसको रैंक दे सकते हैं, 1 खा के मेरे को थोड़ा कम मज़ा आया, 2 खा के थोड़ा ज़्यादा मज़ा आया, 3 खा के और ज़्यादा आया। इस तरह से हम रैंक दे सकते हैं। बट
कार्डिनल नंबर में मेज़र नहीं कर सकते। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फीरियर गुड होती क्या है। इन्फीरियर गुड से पहले हम समझेंगे नॉर्मल गुड। ये है नॉर्मल गुड, ये है इन्फीरियर गुड। इन दोनों गुड में क्या होता है, इनकम और डिमांड का रिलेशन बताया जाता है। और ये कैसा रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन। कैसे, मान लीजिए प्राइस है किसी कमोडिटी का और वो बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ने से क्या हो जाएगा, इनकम हमारी कम हो जाएगी। ये रिलेटिव इनकम है। तो इनकम हमारी कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो हम कमोडिटी क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी। देखिए, इनकम कम होने से डिमांड कम हो रही है। तो ये किस केस में होता है, नॉर्मल गुड के केस में। यानी कि इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन, ये होगा नॉर्मल गुड के केस में। अगर इसमें हम डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे तो यहाँ इनकम है, यहाँ क्वांटिटी है। तो पहले हमारी 100 रुपये इनकम है, मान लीजिए हम इतनी कमोडिटी खरीद रहे हैं Q1। जैसे हमारी इनकम हो जाती है 50 रुपये तो हम कम कमोडिटी खरीदेंगे। तो इस तरह से ये बनता है हमारा कर्व। मगर इसको डिमांड कर्व नहीं कहा जाता है, इसको नाम दिया है अर्थशास्त्रियों ने एंजल कर्व। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनकम और डिमांड के रिलेशन को दिखाने वाले कर्व को एंजल कर्व कहा जाता है। तो इसी तरह से अगर इन्फीरियर गुड के केस में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड हमारी कम होती है। यानी कि नेगेटिव रिलेशन को ये दिखाता है इनकम और डिमांड में। तो इसका जो कर्व बनेगा वो बनेगा इस तरह से। मान लीजिए इनकम 100 रुपये है तो हम कम कमोडिटी खरीद रहे हैं, इनकम 50 रुपये होती है तो हम ज़्यादा कमोडिटी खरीदते हैं। इसी तरह से ये होगा हमारा एंजल कर्व। तो अब इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को देखते हैं। इनकम इफेक्ट क्या होता है, पहले सब्सटीट्यूशन समझ लेते हैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, हम सब्सटीट्यूट करते हैं एक वस्तु को दूसरी की जगह। जैसे चाय है और कॉफ़ी है, मान लीजिए चाय के प्राइस हमारे बढ़ जाते हैं। चाय के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, हम चाय नहीं पियेंगे, हम कॉफ़ी ज़्यादा पी लेंगे। चाय की जगह कॉफ़ी पी लेंगे बट चाय नहीं पियेंगे। तो हम क्या करेंगे, महंगी वस्तु को हम, महंगी वस्तु यानी चाय को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे कहाँ, कॉफ़ी की जगह। चाय को नहीं, कॉफ़ी को सब्सटीट्यूट करेंगे चाय की जगह, क्योंकि चाय हम नहीं लेंगे, चाय को हम छोड़ देंगे, ये महंगी हो गई है। इसी तरह से क्या होता है इसमें कि हम सस्ती वस्तु की तरफ ज़्यादा भागते हैं और महंगी को छोड़ देते हैं। इसी तरह ये होता है नेगेटिव। नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। और इनकम इफेक्ट अगर देखेंगे तो इनकम इफेक्ट में क्या होता है, इनकम इफेक्ट हमने अभी पढ़ लिया इन्फीरियर गुड में, इनकम इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। तो क्या हुआ, दोनों इफेक्ट क्या हुए हमारे, नेगेटिव। अब देखिए ऑप्शन, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोथ नेगेटिव। अगर हम नीचे से भी देखते हैं, देखिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सबसे पहले ढूंढना है पेपर में, यहाँ पॉजिटिव है ये ऑप्शन गया, यहाँ पर भी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है ये ऑप्शन भी चला गया। यहाँ सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात की गई है तो ठीक, बट यहाँ पर इनकम इफेक्ट साथ में दिया है तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि एक कंपेटिटिव फर्म अपना उत्पादन शॉर्ट रन में कब बंद करेगी। तो इसमें देखिए, अगर हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट में हमारा आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर वेरी होते हैं मगर कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं। ये शॉर्ट रन की बात है। अगर लॉन्ग रन की बात की जाए तो इसमें सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो इसमें सभी फैक्टर वेरिएबल होने की वजह से इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखा जाता है, तो इसको सीधा टोटल कॉस्ट लिखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पूछा है उत्पादन बंद करने की स्थिति कब आती है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये मान लीजिए एवरेज कॉस्ट है, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये है मार्जिनल कॉस्ट। डायग्राम को अच्छे से समझें, पेपर में पूछा जाता है कि
सबसे पहले किसका मिनिमम पॉइंट आता है? सबसे पहले देखिए ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट, उसके बाद आया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट, फिर उसके बाद हमारा आता है एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट। और जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आता है यहाँ पर आउटपुट सबसे कम होगा, फिर एवरेज वेरिएबल पर उससे ज़्यादा होगा और यहाँ आउटपुट ज़्यादा होगा। यहाँ इस तरफ है प्राइस। अब ये जो पॉइंट पूछा गया उत्पादन बंद कब करेगी, तो इस पॉइंट को जहाँ उत्पादन बंद कर देती है उसको शट डाउन पॉइंट कहा जाता है। शट डाउन पॉइंट आप लिख लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है शट डाउन पॉइंट। तो देखिए जब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या फिर प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये वाली परिस्थिति जब आ जाती है तो यहाँ पर फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। वो स्थिति होती है ये वाला पॉइंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में जो गैप है, ये गैप हमारा दिखाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमें देनी ही पड़ती है, चाहे हम उत्पादन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, मगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें तभी देनी पड़ती है जब हम उत्पादन कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? जैसे लैंड एंड लेबर है, लैंड तो फिक्स है, उसको पैसा देना पड़ेगा। इस तरह जो लेबर है, लेबर में क्या होता है, अगर हमने उत्पादन बढ़ाना है तो हम लेबर को ज़्यादा यूज़ करेंगे। मान लीजिए पहले हमारे पास 5 लेबर हैं तो हमें 5 लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी। अब हमने उत्पादन बढ़ाना है तो हमने मान लीजिए 6 लेबर कर ली, एक और लेबर लगा दी। एक और लेबर फ्री में नहीं लगेगी, इसकी कॉस्ट होगी, इसको वेज देनी पड़ेगी। जो वो कॉस्ट देनी पड़ेगी, अगर जो प्राइस रखा हुआ है प्रोडक्ट का वो उस कॉस्ट को पूरा नहीं कर पा रहा है कि छठी लेबर को हम पे करें, तो फर्म क्यों ही फिर उत्पादन करेगी, वो तो फिर उत्पादन बंद कर देगी ना। तो इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर वो पूरा नहीं कर पाती है तो फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी, और जहां उत्पादन बंद कर देगी उसे कहा जाता है शट डाउन पॉइंट। इसीलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन एवीसी। लेस देन एवीसी के कम अगर प्राइस डिसाइड होगा तो फर्म उत्पादन करना बंद कर देगी। नेक्स्ट है ग्रुप इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा है कि किसने ये दिया है। तो ग्रुप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये चैम्बरलिन ने दिया है। अब देखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है मार्केट को 3 तरह की सिचुएशन में डिवाइड किया गया है, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन और तीसरा मोनोपोली। और ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है इसमें आता है देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली और डियोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, इसमें होती है बहुत सारी फर्में होती है जो डिफरेंट प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। डिफरेंट प्रोडक्ट माने जैसे साबुन है तो साबुन यूज़ तो उसका साबुन का होगा, जैसे कपड़े धोने के अलग अलग साबुन है, नहाने के अलग अलग साबुन है, बट इनके डिफरेंट है, क्वालिटी इनकी डिफरेंट है, डिफरेंट अलग तरह की इनकी पैकेजिंग है। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करते हैं तो इसमें सिमिलर प्रोडक्ट होता है, इसमें प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं। जैसे मान लीजिए चीनी है, सभी फर्में 5 फर्में हैं सिर्फ चीनी बेच रही है, तो चीनी सिमिलर है, चीनी में कोई भी दूसरी तरह की चीनी नहीं है, तो ये होता है इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर ओलिगोपोली की बात करते हैं, ओलिगोपोली जो कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है, इसमें हमारी होती है कुछ फर्में, हो सकते हैं सिमिलर प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही हो सकता है डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही हो। और अगर डियोपोली की बात की जाती है तो इसमें ओनली 2 फर्में होती है। अब पूछा गया है समूह के बारे में, समूह संतुलन ग्रुप इक्विलिब्रियम के बारे में, तो ये चैम्बरलिन ने दिया है। चैम्बरलिन ने जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें जो फर्में होती है उनको ग्रुप बताया है। तो इसी तरह से इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, इसमें बुक के बारे में भी आता है। अगर चैम्बरलिन का आएगा तो चैम्बरलिन ने हमारे दिया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी, ये आप लिख लेना। और इसके साथ ही आता है जॉन रॉबिन्सन का, जॉन रॉबिन्सन भी इम्परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड ये दोनों है, और जॉन रॉबिन्सन ने दिया है इम्परफेक्ट कंपटीशन थ्योरी।
इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात आती है तो उसमें आप जॉन रॉबिन्सन कर देना, और अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी की बात आती है तो उसमें आप कर लेना चैम्बरलिन। ये इन दोनों की बुक्स है, इसको भी याद रखना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी एनालिसिस। देखो, यूटिलिटी एनालिसिस की जो कार्डिनल अप्रोच है इसकी अजम्पशन पूछी गई है। फर्स्ट क्या है, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। कौन नहीं है, ये ध्यान देना है, ये है यूटिलिटी को मनी के टर्म में मेजर किया जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर इज अ रैशनल पर्सन, ये ठीक है। कंज्यूमर डज नॉट नो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये गलत है। कंज्यूमर को कमोडिटी की प्राइस की जानकारी होती है, तो ये इसकी अजम्पशन नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर अ फर्म इन अ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड बिकॉज एवरेज और मार्जिनल रेव, जैसे ये है, यही एवरेज रेवेन्यू कर्व है और यही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, मतलब दोनों समान है, कोई अंतर नहीं है। तो ये किस मार्केट में होता है, ये हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्राइस हमारा कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट अगर प्राइस हुआ तो फर्में क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। इसमें प्राइस टेकर होने के कारण वो क्या करती है, उसी सेम प्राइस पर कितना भी प्रोडक्ट बेच सकती है। यहाँ पर आउटपुट है, जैसे यहाँ पर प्राइस है, इसी सेम प्राइस पर ये कितना भी प्रोडक्ट बेच सकती है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकती है। मगर यहाँ पर अगर ये प्राइस कम कर देती है तो अदर फर्में भी कम करेगी, अगर ये प्राइस बढ़ा देती है तो अपने सारे ये कंज्यूमर का लॉस हो जाएगा और कोई भी फर्म जो है नहीं खरीदेगी। क्यों नहीं खरीदेगी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। एक फर्म अगर महंगा कर देगी तो सारे कंज्यूमर दूसरी फर्म के पास चले जाएंगे। अब देखते हैं कि ये एक समान होते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है। प्राइस इज़ अ फर्म टेकर, ये तो है कि प्राइस फर्म टेकर होती है। फिर देयर आर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये इसमें नहीं आएगा। फिर है देयर आर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल टू सम ऑफ द फैक्टर, ये भी नहीं होगा। फिर है इट इज़ अ कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये इसका सही आंसर होगा। आप बोलेंगे कि प्राइस टेकर यहाँ पर है, प्राइस टेकर इसमें नहीं आएगा। फर्म में प्राइस टेकर तो है, बट इसका मेन रीज़न क्या है कि इसमें प्रॉफिट अगर फर्म ने मैक्सिमम करना है तो उसको, उस वजह से उसका AR और MR कर्व इक्वल होता है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का अगर ये शर्त देखेंगे तो ये होती है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये भी है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करती है। ये जैसे ये है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप्ड, तो यू शेप्ड का ABC हमने देख लिया, अभी बनाया था। मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी हमने देखा, ABC हमने बनाया था, ऐसा था। एवरेज कॉस्ट कर्व इसके ऊपर था, फिर ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये था, तो तीनों यू शेप के हैं। तो कौन रह गया फिर, AFC। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो कर्व होता है ये हमारा होगा इस तरह का, ये इसको बोलते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉस्ट कंटिन्यूसली गिर रही है। प्रोडक्शन जितना मर्जी आप बढ़ाएंगे, कॉस्ट क्या होगा, कम होती चली जाएगी। तो इसी तरह से ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कॉस्ट कर्व को रेक्टेंगल हाइपरबोला बोला जाता है, तो वो है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूसली कम होगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट देखिए क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्वांटिटी। अब क्वांटिटी तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, इस फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये फिक्स है, फिक्स रहेगी।
जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे ये तो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी, ये कम होने लगेगी, तो इट मीन्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिविजुअलिटी मेंशन्ड बाय रोजेंस्टन रोडान। इंडिविजुअलिटी ऑफ, देखिए अगर हम रोजेंस्टन रोडान की ग्रोथ थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो इसका नाम है बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी, तो बिग पुश का मतलब है कि एक बिग बड़ा वाला पुश होना चाहिए। पुश यानी इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे इकोनॉमी के सभी सेक्टर जो है एक साथ ग्रो करने लगे, तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी, इकोनॉमी पीछे हटके फिर से पीछे वापस आ जाएगी जिस पॉइंट पर थी। तो इसीलिए अब देखिए ये रोडान ने बात की है इकोनॉमी में 3 तरह की इंडिविजुअलिटी की, यानी कि अगर इन 3 तरह के चीज़ों में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है। ये कौन कौन सी इंडिविजुअलिटीज़ है? सबसे पहले है इंडिविजुअलिटीज़ इन प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि यहाँ दिया हुआ है। फिर है इंडिविजुअलिटी इन डिमांड, और थर्ड हमारा है इंडिविजुअलिटी इन सप्लाई ऑफ सेविंग्स। तो ये 3 तरह की इंडिविजुअलिटी है। अगर बोला है अगर इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिमांड अपने हिसाब से चली है, प्रोडक्शन जिस मर्जी का हो रहा है, डिमांड किसकी हो रही है कोई पता नहीं है, और सप्लाई ऑफ सेविंग का भी कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इनमें कोऑर्डिनेशन कब होगा? जब ये तीनों सेक्टर में एक साथ इन्वेस्टमेंट है, वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जब एक साथ होगा तो इकोनॉमी में कोऑर्डिनेशन की वजह से जो है इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी। इस मॉडल को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन फेलर मॉडल भी कहा जाता है। तो इसी तरह ये बैलेंस्ड ग्रोथ की बात करता है। बैलेंस्ड ग्रोथ में क्या होता है? एक वक्त में आप बहुत सारे सेक्टर में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो रहेगा, इसका आंसर है नहीं करता है। कौन सी इंडिविजुअलिटी की बात नहीं करता है? तो वो इंडिविजुअलिटी होगी इन्वेस्टमेंट की। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है हमारे पास डिमांड फंक्शन गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा गया है और प्राइस हमारे पास गिवन है। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। तो ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, तो ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। अब हमारे पास प्राइस गिवन है, प्राइस है हमारे पास 3। सबसे पहले हम अब क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे प्राइस की, जैसे P इज़ इक्वल टू -4x + 27। यहाँ P की जगह क्या लिख देंगे? 3 इज़ इक्वल टू -4x + 27। तो ये क्या हो जाएगा? 4x को इस तरफ लेके आएंगे, 27 - 3, तो x कितना आएगा? 24/4, ये आएगा 6। x हमारे पास कितना आया? 6। अब देखिए x बराबर 6, p हमारे पास है 3, जो कि यहाँ पर गिवन है। अब हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, अब ये निकालेंगे। ये कहाँ से निकलेगा? अगर हमारे पास डिमांड फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव करेंगे, मगर यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्राइस गिवन है। प्राइस गिवन है, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे x के सेंस में तो देखिए क्या आएगा? ये -4 आ जाएगा, ये -4, क्योंकि 4 के साथ x दिया हुआ है। इसी तरह से x मल्टीप्लाई प्राइस हमारे पास कितना है? 3 अपॉन क्यू कितना है? 6। इसी तरह से ये हमारे पास है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, हमें ये चाहिए, मगर ये जो -4 है ये हमारा क्या है? ये है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। ये कैसे है?
ये देखिए एक्स है, एक्स हमने क्या निकाला, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। तो एक्स निकाला तो ये -4 आया, मगर जब इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो वहाँ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी आ जाता है। तो इसका उल्टा हम करेंगे, 1/-4 माइनस पी अपॉन क्यू। तो इसी तरह से आ जाएगा 2, तो 1/8 माइनस 1/8, तो ये आएगा हमारे पास 0.125। ये तरीका है निकालने का, मगर आप ये क्वेश्चन में आंसर इसका कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ये इसमें कोई भी आंसर नहीं है। ये तरीका है, अगर आपको और आगे क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरीके से निकालना है, डेरिवेटिव कर देना है। ये हमारे पास प्राइस है, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू आएगा। अगर ये क्वांटिटी गिवन होती तो हमारे पास डायरेक्ट ही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी आ जाता। आगे देखिए, नेक्स्ट है, in the long period in which of the following market condition a firm will not have excess capacity in production function। एक्सेस कैपेसिटी हमारे पास कब होती है, किस बाजार परिस्थिति में होती है। जैसे अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए, मोनोपोली की, ये देखिए ये है मार्जिनल रेवेन्यू, ये है एवरेज रेवेन्यू, ये हमारी है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और यहाँ हमारी होती है क्वांटिटी डिसाइड। क्वांटिटी कहाँ पर डिसाइड होती है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जहाँ इक्वल है। तो ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है। ये यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा है एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है, मगर ये यहाँ पर प्राइस को कट कर रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये दिखा रहा है कि मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी मार्केट में है। तो इस तरह का जो कर्व होता है ये आपको पता है किस में होता है, ये होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो यहाँ पूछा गया है कि विल नॉट हैव एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी किस में नहीं होती है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर उत्पादन हो रहा है, तो इसमें कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर कल्यूसिव ओलिगोपोली। कल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होता है, इसमें कुछ फर्में, ओलिगोपोली हमें पता है इसमें कुछ फर्में होती है, 8 से 10 के बीच में हो सकती है, 5 6 7 8 9 10, तो 10 से ज़्यादा नहीं हो। अगर ज़्यादा फर्में हुई तो वो ओलिगोपोली नहीं आएगा, फिर वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाएगा। अब देखिए, नो एग्रीमेंट आर मेड, ये गलत है, क्योंकि और कल्यूजन में क्या होता है कि कुछ फर्में आपस में मिल जाती है, आपस में मिल करके वो एक समझौता करेगी, और उस समझौते के तहत ही वो प्राइस डिसाइड करती है, क्वांटिटी डिसाइड करती है कि हमें कितना प्राइस रखना है, कितनी क्वांटिटी का उत्पादन करना है। तो नो एग्रीमेंट ये इसमें नहीं आएगा। ईच सेलर इज़ अ प्राइस लीडर, ईच सेलर प्राइस लीडर नहीं हो सकता है। अगर हर सेलर प्राइस लीडर हो गया तो वो अपनी मर्जी से प्राइस रखेगा, तो इसमें कल्यूजन का, एक समझौते का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तो ये भी गलत है। ईच फर्म इज़ डोमिनेट फर्म, अगर हर एक फर्म डोमिनेट फर्म होगी तो वो तो अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगी, फिर वो कल्यूजन किस बात का, ये भी गलत है। तो ये है टैसिट एग्रीमेंट आर मेड, ये सही है। इसमें टैसिट एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें फर्में आपस में मिल करके समझौता करती है। नेक्स्ट है, प्रॉफिट ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज मैक्सिमम व्हेन। एक मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमम होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोपोलिस्ट की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन। तो इसमें देखिए क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, फिर सेकंड है प्राइस ग्रेटर देन इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये है मार्जिनल कॉस्ट, और जहाँ पर एम आर इज इक्वल टू एम सी ये पॉइंट है, वहाँ पर हमारा आउटपुट डिसाइड होगा, ये ओ क्यू आउटपुट। अब प्राइस कितना डिसाइड होगा, ये फर्म, मोनोपोलिस्टिक फर्म की ये कंडीशन है कि एवरेज कॉस्ट से या तो ज़्यादा होगा या तो इक्वल होगा। एवरेज कॉस्ट से कम प्राइस, मान लीजिए ये एवरेज कॉस्ट है,
ये एवरेज कॉस्ट है। फर्म और इतना, ये यहाँ पर टच है, इतना प्राइस डिसाइड करती है एवरेज कॉस्ट के जितना। अगर हमारी एवरेज कॉस्ट यहाँ पर है, मान लीजिए नीचे है, तो फर्म चाहे तो प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा भी डिसाइड कर सकती है। ये मोनोपोली फर्म में होता है। तो इसी तरह से ये इसकी कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू, ये नहीं आएगा। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट ये है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो ये इसका होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज द रोल ऑफ टाइम इन मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में जो टाइम का रोल बताया है वो हमारे बताया है मार्शल ने। देखिए मार्शल ने कितनी तरह का टाइम पीरियड बताया है कि किस टाइम पीरियड में कैसे प्राइस डिसाइड होता है। तो इसमें सबसे पहले बताया 4 तरह के टाइम पीरियड मार्शल ने बताए हैं। एक है मार्केट पीरियड जो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, और दूसरा है शॉर्ट पीरियड, फिर तीसरा है लॉन्ग पीरियड, और चौथा हमारा आता है वेरी लॉन्ग पीरियड, जिसको कहा जाता है, एक सेकेंड, चलिए, तो जो ये वेरी लॉन्ग पीरियड इसको मार्शल ने सेक्युलर पीरियड भी कहा है, सेक्युलर पीरियड। तो इस तरह से याद रखना है, 4 तरह के टाइम पीरियड की बात की है। मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग यानी सेक्युलर पीरियड की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर है डायमंड वाटर पैराडॉक्स इज मेनली रिलेटेड टू। डायमंड वाटर पैराडॉक्स किससे रिलेटेड है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिया किसने, ये दिया है एडम स्मिथ ने। सबसे पहले ये एडम स्मिथ ने दिया है। तो उसके बाद फिर अदर अर्थशास्त्रियों ने इसमें थोड़ा सुधार किया है। तो ये यूटिलिटी से रिलेटेड है। यूटिलिटी से रिलेटेड कैसे? ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में बताता है। कैसे? देखिए, जैसे वाटर है, वाटर पानी बहुत सस्ता मिलता है। अगर डायमंड की बात की जाए, डायमंड बहुत महंगा है। ये सस्ता क्यों है और ये महंगा क्यों है? मार्शल ने क्या कहा था कि ये स्केयर है और एसेंशियल ये है, सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पानी की पड़ती है, बट पानी क्या है, बहुत ज़्यादा स्केयर नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से ये क्या है, ये जो है हमें सस्ता मिलता है। और डायमंड क्या है, स्केयर है। स्केयर होने की वजह से ये महंगा है। बट बाद में जब अर्थशास्त्रियों ने इसमें आगे सुधार किया तो उन्होंने इसे यूटिलिटी से कनेक्ट किया। तो देखिए, वाटर से अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात की जाए तो हम अगर 1 गिलास पानी पिएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अगर उसके बाद हम और ज़्यादा पीने लगेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगेगी। तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है, लो रहती है। और मार्जिनल यूटिलिटी लो रहती है तो इसका प्राइस भी लो है। अगर डायमंड की बात की जाए, डायमंड अगर हमारे पास थोड़ा सा डायमंड है तो उससे भी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। बट अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डायमंड आ जाएगा तो क्या हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, हमारी संतुष्टि कम हो जाएगी? क्या इंसान का तो है लालच बढ़ जाता है, मेरे को और ज़्यादा मिले तो और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होने लगता है, और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होने लगता है। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी जो है डायमंड की हाई रहती है। हाई रहने की वजह से क्या होता है, डायमंड के प्राइस हाई होते हैं, और वाटर की में मार्जिनल यूटिलिटी लो होती है, इसलिए प्राइस लो होते हैं। तो इसी तरह से ये रिलेशन बताता है यूटिलिटी में। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर व्हाट सिचुएशन द डिमांड कर्व इज लाइकली विटनेस टू अ पॉजिटिव स्लोप। डिमांड कर्व में पॉजिटिव स्लोप कब होगा? पॉजिटिव स्लोप माने कि प्राइस इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। डिमांड कर्व होता क्या है? डिमांड कर्व होता है जो प्राइस एंड क्वांटिटी में रिलेशन को बताता है। कैसे रिलेशन को बताता है? नेगेटिव रिलेशन को बताता है। मगर यहाँ क्या पूछा गया है? पॉजिटिव स्लोप को। तो पॉजिटिव स्लोप में क्या होगा, प्राइस एंड क्वांटिटी में रिलेशन तो होगा
बट कैसा होगा, पॉजिटिव रिलेशन, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ेगी। तो इसमें देखिए वार है, वार युद्ध के टाइम में क्या होता है, अगर अभी की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है और युद्ध होने की स्थिति है तो लोगों को लगता है कि आगे प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो अभी भी वो बढ़ी हुई कीमतों पर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी। गिफन पैराडॉक्स में भी ऐसा ही होता है, गिफन गुड्स ऐसी ही होती है जिनके प्राइस बढ़ने पर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी जाती है और प्राइस कम होने पर कम क्वांटिटी खरीदी जाती है। गिफन पैराडॉक्स में कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गिफन पैराडॉक्स में डिमांड कर्व कैसा होता है, तो वो पॉजिटिव स्लोप होगा। इस तरह स्पेकुलेशन, सट्टे में भी ऐसा ही होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अंडर विच द फॉलोइंग कंडीशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर होगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखिए ये होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोली में, जहाँ पर फर्मों के पास पावर होती है प्राइस को डिसाइड करने की। अगर इम्परफेक्ट मोनोपोली की बात की जाए तो वहाँ थोड़ी सी होती है, मगर अगर मोनोपोली की बात की जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मगर उतना नहीं। अगर मोनोपोली की बात की जाए तो इसमें एक फर्म के पास पूरा अधिकार होता है कि वो कितना प्राइस डिसाइड करे। एक टाइम में वो सिर्फ एक चीज़ डिसाइड कर सकती है, या तो प्राइस या तो क्वांटिटी। इसी तरह से फर्म जो है, मोनोपोली फर्म डिस्क्रिमिनेशन करती है। जैसे इसमें दिया गया है, मार्केट इम्परफेक्शन में एग्रीमेंट बिटवीन द राइवल सेलर्स, इग्नोरेंस ऑफ बायर्स व्हेन देयर इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब देखिए, अगर मार्केट इम्परफेक्शन को हम देखेंगे तो मार्केट इम्परफेक्शन मतलब परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो इसमें प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। प्राइस अगर मार्जिनल कॉस्ट के जितना होगा तो आप कंज्यूमर से कम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो यानी कंज्यूमर के साथ कोई भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो मार्केट इम्परफेक्शन में प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर। प्राइस जब एवरेज कॉस्ट से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। फिर है एग्रीमेंट बिटवीन राइवल सेलर्स। अगर सेलर्स आपस में एग्रीमेंट बना लेते हैं, एग्रीमेंट बना करके हो सकता है वो एक कार्टेल बना लें और प्राइस अपनी मर्जी से हाई कर दें, इस तरह से इसमें भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। फिर है इग्नोरेंस ऑफ बायर्स। क्रेताओं को अगर पूरी जानकारी नहीं है कि प्राइस मार्केट में क्या है, तो हो सकता है सेलर के द्वारा उसको महंगी वस्तु, प्राइस ज़्यादा दिए जाए, महंगी दी जाए। वस्तु है वो सस्ती बट मार्केट में जाके उसको महंगी मिले, तो यहाँ पर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। फिर है व्हेन देयर इज़ नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा है कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं और प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। तो नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मींस परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है। तो ये वाली कंडीशन जो है, यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, अजम्पशन पूछी गई है बायलेटरल मोनोपोली की। तो बायलेटरल मोनोपोली में हम सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या होता है, सिंगल सेलर होता है और सिंगल बायर होता है। मोनोपोली हमें पता है जिसमें ओनली वन सेलर होगा, वन सेलर। जैसे बिजली, हम बिजली बोर्ड से ही खरीद सकते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, बिजली बोर्ड से ही बिजली मिल सकती है। और मोनोपोली में क्या होता है, नो क्लोज सब्सटीट्यूशन, नो क्लोज सब्सटीट्यूशन। जैसे सिलेंडर है, एक सिलेंडर की एक कंपनी है मान लो, वहीं से हम सिलेंडर ले सकते हैं, दूसरी जगह से नहीं ले सकते। तो इसी तरह से वन सेलर, अगर वन सेलर को वन कंज्यूमर को फेस करना पड़े तो उसको कहा जाता है बायलेटरल। वन कंज्यूमर क्या होता है, जैसे एक यूनियन है, लेबर यूनियन, सभी लेबर आपस में मिल करके एक यूनियन बना लेते हैं और डिफरेंट बहुत सारी फर्में हैं, तो फर्मों को उसी यूनियन से लेबर खरीदने पड़ेंगे और बाहर कहीं आपको लेबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी वर्कर्स ने एक यूनियन बना के रखी है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल बायर।
इसमें क्या होगा, जैसे एक ट्रेड यूनियन है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। जैसे ट्रेड यूनियन देखिए, अपने को फर्में बहुत सारी है जो जहाँ पर ट्रेड यूनियन जो है अपने उसको सेल करेगी, लेबर को सेल करेगी। तो एक ट्रेड यूनियन से डिफरेंट डिफरेंट फर्मों को जाएगी। इसमें ट्रेड यूनियन की क्या हो गई, मोनोपोली हो गई। लेबर सिर्फ वहीं ट्रेड यूनियन के पास ही है और किसी के पास कहीं दूसरी यूनियन नहीं है जो लेबर सेल करेगी। तो इसमें ट्रेड यूनियन की भी मोनोपोली हो गई। अब देखिए बायलिटरल मोनोपोली क्या होता है, जब एक मोनोपोलिस्ट जो है एक मोनोपोलिस्ट को फेस करता है। मोनोपोलिस्ट क्या होता है, मोनोपोलिस्ट होता है एक सेलर, और मोनोपोलिस्ट क्या होता है, मोनोपोलिस्ट होता है एक बायर। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक ट्रेड यूनियन है और दूसरी तरफ एक बिजनेस फर्म है, मल्टीपल बिजनेस फर्में नहीं है, ओनली एक बिजनेस फर्म है जो इस एक ट्रेड यूनियन से लेबर को खरीदेगी। और ये जो ट्रेड यूनियन है ये सिर्फ उस बिजनेस फर्म को ही अपना लेबर को बेच सकती है और इसके पास कहीं भी और साधन नहीं है रोज़गार ढूंढने के। तो इस तरह से जो है एक मोनोपोलिस्ट फेस करता है एक मोनोपोलिस्ट को, तो इसे कहा जाता है बायलिटरल मोनोपोली। अब देखिए यहाँ लिखा है कि देयर इज़ अ सिंगल कमोडिटी विद नो सब्सटीट्यूशन। सिंगल कमोडिटी इसमें है और नो सब्सटीट्यूशन है, ये होता है, ये किसकी कंडीशन है, ये है मोनोपोली की कंडीशन। फिर है द मोनोपोलिस्ट इज इट्स सोल प्रोड्यूसर एंड सेलर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मोनोपोलिस्ट है, जो खरीदने वाला है, वो अकेला ही उत्पादक है, सोल प्रोड्यूसर। मोनोपोलिस्ट है, ये मोनोपोलिस्ट अकेला ही सेलर है। तो नेक्स्ट क्या है, द मोनोपोलिस्ट इज इट्स ओनली बायर। मोनोपोलिस्ट जो होता है ये बायर नहीं होता है, ये सेलर होता है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही है। ये दो ऑप्शन इसमें सही आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये दोनों सही है, मगर इनमें ज़्यादा सही जो है वो ये लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट किंक्ड डिमांड कर्व इज विटनेस्ड। तो इसमें किंग डिमांड कर्व की बात दी है, तो किंग डिमांड कर्व पेपर में क्वेश्चन आता है, किंग डिमांड कर्व किसने दिया है, तो ये स्विजी ने दिया है, स्विजी ने दिया है। किंग डिमांड कर्व स्विजी का दिया हुआ है। और जो ये किंग डिमांड कर्व है ये ओलिगोपोली मार्केट में आता है, ओलिगोपोली मार्केट में। उसमें ये देखिए कैसा होता है, इसमें एक डिमांड कर्व आपका ये होगा, ये मोर इलास्टिक है, और एक डिमांड कर्व आपका होगा ये नीचे नहीं उतरेगा, मैंने ये लिखने के लिए कर दिया कि D1, ये लेस इलास्टिक डिमांड कर्व है। और इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर इसमें अगर हम डिमांड कर्व में अब ये वाला हिस्सा हटा देंगे और ये वाला हिस्सा हटा देंगे, तो ये कौन सा हिस्सा रह जाएगा फिर, ये वाला, ये वाला, ये मान लीजिए प्राइस है, ये क्वांटिटी है। तो अब देखिए इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में वो ये भी आता है कि जहाँ पर किंक है डिमांड कर्व में, वो पॉइंट क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है प्राइस और क्वांटिटी की रिजिडिटी को। इस पे ना प्राइस चेंज होगा ना क्वांटिटी चेंज होगी। देखिए अगर प्राइस चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ओलिगोपोली क्या होता है, जिसमें कुछ फर्में मार्केट में होती है। मान लीजिए एक फर्म ने अपना प्राइस कम कर दिया, एक फर्म अगर अपना प्राइस कम कर देती है तो अदर फर्में क्या होगी, उसको फॉलो करेगी और वो भी प्राइस कम कर देगी। तो प्राइस कम करने का फ़ायदा फर्म को नहीं होगा, क्योंकि अदर फर्म भी उसके पीछे प्राइस कम कर रही है। अगर एक फर्म प्राइस बढ़ा देगी तो दिखती सी बात है उसको लॉस हो जाएगा। तो इसी तरह से ये किंग क्या दिखाता है, ये प्राइस रिजिडिटी को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें पूछा गया है इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स हमने पहले भी पढ़ा कि जैसे चाय और कॉफ़ी है, तो सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, देखिए अगर प्राइस एक्स कमोडिटी का बढ़ रहा है तो इसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? डिमांड के ऊपर, वाई कमोडिटी की डिमांड के ऊपर। जैसे मान लीजिए चाय का प्राइस बढ़ गया है, चाय का प्राइस अगर बढ़ गया है तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर चाय सस्ती हो गई तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि सस्ती वस्तु को ज़्यादा खरीदा जाएगा। ये प्राइस चाय का कम हुआ है, कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है। बट रिलेटिवली देखा जाए तो कमोडिटी आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं। एक की जगह दूसरी कमोडिटी का कंज्यूमर यूज़ कर सकता है, तो वो सस्ती वस्तु को खरीदेगा, जो उसके मुकाबले में महंगी है उसको नहीं खरीदेगा। इसलिए इसमें दोनों गुड्स में क्या रिलेशन है प्राइस और कमोडिटी का? पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये जो पॉजिटिव रिलेशन है ये हमें बता रहा है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है। इसमें फॉर्मूला देखिए क्या रहता है, डेल्टा क्यू एक्स कमोडिटी का वाई कमोडिटी का प्राइस मल्टीप्लाई फिर से लिख लेते हैं, डेल्टा क्यू एक्स कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा किसका? वाई कमोडिटी का, मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। इस तरह ये रहेगा फॉर्मूला। इसमें यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा जैसे हम सिंपल प्राइस इलास्टिसिटी में लगाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर होता कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी पूछा जाता तो उसमें हमारा आता नेगेटिव रिलेशन। आगे क्वेश्चन आएगा, हम करेंगे तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एज वी मूव अप विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व देखिए कैसा होता है, ये है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर है मनी डिमांड, किसके लिए? स्पेकुलेशन मोटिव के लिए। अगर इसमें देखिए स्पेकुलेशन मोटिव के लिए मनी डिमांड इतनी है, मान लीजिए M1 रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो मनी डिमांड बढ़ रही है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मनी डिमांड स्पेकुलेशन के लिए कम हो रही है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वी मूव अप, जब हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बैलेंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बैलेंस यानी कि मुद्रा शेष रखने की अवसर लागत क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ हम लिक्विड फॉर्म में कम पैसा रख रहे हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम मिल रहा है, अगर हम बैंक में जमा करेंगे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर इस ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के रहते हम अपने पास कैश रखेंगे तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। लॉस किस चीज़ का? कि हम अगर बैंक में रखते तो हमें वहाँ से उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ये कॉस्ट है, अपने पास रखने की कॉस्ट हमें उठानी पड़ रही है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानेंगे हम इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपने पास रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमारी बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा राइजेस। नेक्स्ट है, फॉर अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें देखिए क्या है, अगर आपका कंजम्पशन ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो ज़ीरो से स्टार्ट होने से क्या होगा? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेम आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा।
यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी आपका सेम रहेगा किसके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो चलो एक पॉइंट पर दिखा रहा है कि टोटल, एक मिनट, टोटल इनकम से कंजम्पशन पर कितना खर्च हो रहा है उसको कहा जाता है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको कैसे लिखा जाता है, APC इज इक्वल टू इनकम में से कंजम्पशन पर कितना खर्च हो रहा है, C/Y। अगर MPC की बात करेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये मार्जिनल मतलब कि इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है। तो देखिए APC इज इक्वल टू MPC, इसमें क्या होता है, ये यहाँ इनकम है, यहाँ कंजम्पशन है। जितना इनकम में चेंज आ रहा है, इतना इनकम में चेंज आया, इतना ही कंजम्पशन में चेंज आया, फिर इतना इनकम में चेंज, इतना कंजम्पशन में चेंज। तो ये हमारा है कंजम्पशन कर्व। जब कंजम्पशन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, APC इज इक्वल टू MPC है। तो इसमें देखिए क्या होता है, C इज इक्वल टू BY। B क्या होता है हमारा, ये स्लोप है, किसका स्लोप, कंजम्पशन कर्व का स्लोप। और Y क्या है, इनकम, ये दिखाता है कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है। अब अगर हम ये देखेंगे तो ये भी कंजम्पशन कर्व है, मगर ये देखिए इंटरसेप्ट को दिखा रहा है। तो इसका क्या रहता है कि इसमें ये देखिए, ये इतना इनकम में चेंज हुआ, कंजम्पशन में कम चेंज हुआ, इनकम में और चेंज हो गया, कंजम्पशन में और कम चेंज हो। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, लोगों की सेविंग बढ़ती जाती है, और सेविंग बढ़ने से क्या होता है, कंजम्पशन कम होने लगता है। अगर कंजम्पशन कम होता है तो इसमें क्या होगा, APC ग्रेटर देन MPC। MPC मतलब इनकम बढ़ने से कंजम्पशन कम होने लगा है। तो इसमें क्या होती है, कंजम्पशन इज इक्वल टू A+BY। A इंटरसेप्ट को दिखा रहा है और B स्लोप, और ये रिलेशन इनकम और कंजम्पशन का। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, APC इज इक्वल टू MPC। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज लाइकली टू सक्सीड द इन कंट्रोलिंग द कंडीशन ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो लागत जन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कौन सा उपाय कारगर होगा। लागत क्या होती है, किसी की कॉस्ट इंक्रीज होने के, प्रोडक्शन की अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है तो कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, प्राइस इंक्रीज होते हैं, और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। तो इस इन्फ्लेशन की स्थिति को रोकने के लिए क्या कारगर साबित होगा, रिड्यूसिंग द इनडायरेक्ट टैक्स। अगर देखिए इनडायरेक्ट टैक्स को अगर कम कर देंगे तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये नहीं आएगा। फिर है लोअरिंग द बैंक रेट, ये इसका आंसर रहेगा। देखिए अगर बैंक रेट कम हो जाएंगे तो बैंक रेट कम होने से क्या होगा, लोगों को लोन सस्ता मिलेगा, लोन सस्ता मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और उत्पादन बढ़ेगा। इस तरह से इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन की स्थिति को कम किया जा सकता है। अगर उत्पादन आउटपुट बढ़ेगा तो इससे सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड जो है सप्लाई की तुलना में कम हो जाएगी। इस तरह से ये इसका रहेगा सही तरीका जो कि RBI अपनाएगी। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है रेजिंग अ कैश रिजर्व रेशियो, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे ये इसका कारगर उपाय नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
केन्स कंजम्पशन फंक्शन, इसमें केन्स ने किस आय पर विचार किया हुआ है? तो करंट इनकम, रियल इनकम, रिलेटिव इनकम या फिर पास्ट करंट इनकम। तो केन्स जब भी बात करता है वो करंट इनकम की बात करता है। जो कंजम्पशन है C इज इक्वल टू A+BY, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये जो इनकम है ये हमारी करंट इनकम है, ये नहीं कि हमारी पास्ट की इनकम जो बहुत साल पहले की है या हमें फिर अपने बुज़ुर्गों से मिली है, उस इनकम पर डिपेंड नहीं करेगा, आपकी करंट इनकम पर कंजम्पशन डिपेंड करेगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।